हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई नो मैं जब भी ये वीडियो बनाती हूँ तभी आपको ये बात कहती हूँ, बट आज बहुत दिन के बाद मेरा मन किया कि मैं एक वीडियो बना दूँ। क्योंकि मेरा ना जो भी जैसे भी जब भी एस्टेट का एग्ज़ाम आता है तो आपको गाइड करने का दिल कर जाता है, पता नहीं क्यों। और वैसे मैं आपको पहले पढ़ाती भी थी, बट मेरे पास अब उतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं आपको पढ़ाऊँ। बट मुझे अंदर ना अंदर से ये लगता रहता है कि चलो थोड़ा बहुत जैसे भी है वो मैं आपको गाइड करती रहूँ। जैसे ही एस्टेट का फॉर्म आता है वैसे मेरा गाइडेंस का लेवल जो है वो जाग जाता है। पता नहीं क्यों मेरा आपको गाइड करने का मन करता है। एस्टेट के साथ मेरे थोड़े से इमोशंस जुड़े हुए हैं, शायद इसलिए ऐसा होता होगा, या आपकी जो भावनाएं हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए मैं भी वश हो जाती हूँ वीडियो बनाने को। तो ये वीडियो जो रहेगी वो आपके एस्टेट से रिलेटेड ही रहेगी कि आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, या मैंने कैसे तैयारी की थी। तो उन सब चीज़ों को लेकर आपकी ये वीडियो रहने वाली है। आई थिंक आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कब से अप्लाई हुए हैं और कब तक लास्ट डेट है, कब हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, जिसने भी एसडेट का फॉर्म फिल किया है उसको ये बातें पता होंगी, या जो फिल करने वाला है उसे भी इसके बारे में जानकारी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो आपके शायद 24 दिसंबर को आपका ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और आप 4 जनवरी तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जहाँ तक मुझे पता है। और 4 और 5 जनवरी को आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। यानी मान लो आपकी फोटो अपलोड नहीं हुई, साइन अपलोड नहीं हुए, इस तरीके का प्रोसेस जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फीस जो भी है वो आपने देख ली होगी, 1000 1200 जितनी फीस है, 1800 तीनों लेवल के लिए, वो सारी आपने देख ली होगी। या जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उसके बारे में आपको वहां पर पता लग ही जाएगा कि हमारा इतना पैसे जो है वो हमारे फॉर्म फिल करने में लगने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं अब बात कर लेती हूँ आपके एग्जाम की। 3 लेवल में ये एग्जाम रहता है। पीआरटी लेवल का होता है, टीजीटी लेवल का होता है और पीजीटी लेवल का होता है। एट प्रेजेंट मैं टीजीटी इंग्लिश अपॉइंटेड हूँ। मैंने ज्वाइन किया हुआ है टीजीटी इंग्लिश। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो इंसान इन सब चीज़ों में से एक बार पास हो जाता है, यानी कि इन चीज़ों को क्रॉस करके आगे चला जाता है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये सारी नॉलेज है, बट उन चीज़ों की उससे नॉलेज हो जाती है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक बारी में ही आपको ये बात बता रही हूँ, या मैंने एक ही बार पेपर दिया और मेरा पास हो गया। मुझे लगता है कि जैसे मान लो आपने एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहता है। चाहे आप फेल भी हो जाते हैं तो आप वहां से एक्सपीरियंस जरूर लेते हैं। या मान लो आपने पहले एग्जाम दिया होगा, पिछली बार एग्जाम दिया होगा, उससे पिछली बार दिया होगा, 1 नंबर से रह गए होगे, 2 नंबर से रह गए होगे, ऐसा बहुत बार होता है। या आपके आपके साथ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ खुद ऐसा होया हुआ है ना। तो तभी तो मैं ये बातें आपको बता रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो जो जहां पर आपने वो पेपर दिया था, आपका वो एक्सपीरियंस रह गया। आपने वहां से कुछ ना कुछ सीखा, है ना, और आगे उसको अप्लाई करेंगे। मान लो आपने पिछली बार पेपर दिया, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गए, नेक्स्ट टाइम दिया फिर से रह गए। अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे, आपको अपनी कमियों का पता होगा, आप क्या करेंगे, उन कमियों पे काम करेंगे और अपना आपका एग्जाम पास हो जाएगा। अब जैसे वैकेंसी आएगी आप उसको क्या करेंगे, उन वैकेंसीज में अप्लाई करेंगे और फिर टीचर बन जाएंगे, है ना। टीचिंग की जॉब जो होती है वो वैसे भी सब कहते हैं कि बेस्ट जॉब होती है ना। और मैं सच बता रही हूँ कि मतलब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे मैं हूँ, आप सभी को पता है, मैं आप मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, है ना। मैं बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी, मैं सीईटी की भी प्रिपरेशन करती थी, मैं एचसीएस की भी प्रिपरेशन करती थी। मैं ये सोचती थी जहां पर मुझे जॉब मिल जाए बस वहीं पे वही ठीक है, उसके बाद मैं आगे और तैयारी करती रहूंगी। तो जैसे मान लो मैंने सबसे पहले ग्रुप डी को ज्वाइन किया था, और ग्रुप डी से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। ग्रुप डी की जॉब मुझे ये लगता था कि मैंने अपनी लाइफ को तहस नहस कर लिया है ग्रुप डी को ज्वाइन करके। क्योंकि वहां पर जो होता है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी की जॉब बेकार होती है। ग्रुप डी की जॉब भी बहुत सही है। आज के टाइम में नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना वो प्रिपेयर नहीं होता। हम तो प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं ना कहीं हमें एक बात याद दिलाता रहता है कि हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं, हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं, है ना। और उस काम को करने का फिर आपका मन भी नहीं करता है। आपको बार बार ये रियलाइज होता है कि मतलब मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मैं कप में चाय दे रहा हूँ या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रहा हूँ। तो आपका मन जो है वो आपको शांत नहीं रहने देता। आपको लगता है कि आप इस चीज के लिए नहीं बने थे जो काम आप कर रहे हैं। तो मैंने ग्रुप डी ज्वाइन किया। ग्रुप डी में मुझे इतना सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिला। तब भी मैं वहां पर बैठकर पढ़ती रहती थी। जितने भी कैंडिडेट्स जो मेरे साथ थे, हम 60 स्टूडेंट्स थे डीसी ऑफिस में। डीसी ऑफिस में जॉब करती थी मैं भिवानी में। वहां पर हम 60 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, क्योंकि उस टाइम पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलाउड नहीं हुए थे।
और वहाँ बैठकर भी मैं पढ़ती रहती थी, चाहे मुझे लड़ाई करनी पड़ती, कुछ भी करना पड़ता, बट मैं वहाँ बैठकर भी पढ़ती रहती थी। और मैंने ये टीजीटी का एग्ज़ाम भी दे रखा था, उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। और जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, हम श्योर नहीं हो जाते हैं हमारे फ्यूचर को लेकर कि क्या पता होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप पॉइंट-पॉइंट से भी रह जाते हैं। ऐसा ही एस्टेट में भी होता है, आपने देखा होगा बच्चे बहुत बारी 1-1 नंबर से, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। और ऐसा ही आपके एग्ज़ाम्स में होता है, जब आप पॉइंट-पॉइंट के मार्क्स से रह जाते हैं। तो वहाँ से मुझे सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं हुआ, पढ़ती रही मैं, और एग्ज़ाम मैंने दे ही रखा था, मेरा एग्ज़ाम क्वालीफाई था। मैंने मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी मेरा हो गया था उस टाइम पर। और तो मेरे मन में ये था कि मतलब कहीं न कहीं मुझे बस जॉब लेनी है। तो अब यहाँ पर मेरी जॉब लग गई, उसके बाद मैं बिल्कुल सैटिस्फाई हो गई। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे और किसी चीज़ की नीड ही नहीं है, क्योंकि टीचिंग में एक बार आप जाने ज जब चाहे आप टीचर ना भी बनना चाहें, क्योंकि आज के टाइम में इतनी बेरोज़गारी है कि आप ये सोचते हैं कि कहीं न कहीं बस जॉब मिल जाए। पहले टीचिंग मेरा पैशन बिल्कुल नहीं था, पहले मैं टीचिंग जॉब में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने टीचिंग को मतलब जॉइन किया। ठीक है, जो टीचिंग है वो मेरा पैशन बिल्कुल भी नहीं था, मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन फिर भी मैंने पेपर दिया, पास हो गई, और एस्टेट मेरा, जैसे मैंने एस्टेट दिया, मेरा एस्टेट पास हुआ, उसके बाद फॉर्म मतलब मेरा एस्टेट जनवरी में पास हुआ था, जनवरी में रिजल्ट आया, फरवरी में फॉर्म आए, फॉर्म फिल किए मैंने, और शायद मई में मेरा एग्ज़ाम हो गया था। तो एग्ज़ाम देने इंग्लिश का जो भी मतलब टीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था वो मई में हो गया था, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। उसके बाद 1 साल तक मैं फ्री रही थी, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर मार्च में 10 या 11 मार्च को मैंने डी ग्रुप को जॉइन कर लिया था। तो ये कुछ लक फैक्टर भी आपका काम कर जाता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देते ही वैकेंसी आती है, वैकेंसी आते ही आप पेपर देते हैं, आपका पेपर अच्छा जाता है, और फिर आपका क्या बोलते हैं उसे लास्ट में जो प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड देन आप जॉब लग जाते हैं। और मैं तो चाहती हूँ आप सबके साथ भी ऐसा ही हो। मैं प्रे करती हूँ भगवान से, जितने भी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, सब कहीं न कहीं सफल हों, है ना? क्योंकि आज के टाइम में आपका सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ होती है कि आपका सफल होना क्यों ज़रूरी है, और ख़ासकर लड़कियों का सफल होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा आज का टाइम है। आज के टाइम में आपको आपके पास जॉब होना आपकी सबसे बड़ी जो है एक आपकी सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। जॉब आपको रिस्पेक्ट दिलाती है ना? जो जब आपके पास जॉब होती है, तो आप अपनी बातों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रख सकते हैं। जॉब से आपको पूरी सिक्योरिटी मिल जाती है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, और इसके साथ-साथ आपकी जो जॉब है, वो आपको आप उसकी वजह से क्या ले सकते हैं, स्टैंड भी ले सकते हैं। तो जॉब लगना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मान लो अगर आपका कोई पेपर पास है, आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, मान लो आपका एचटेट पास है, सीटेट पास है, कोई भी एग्ज़ाम आपका पास होता है, तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। अब मान लो, अब आप एस्टेट का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है? एस्टेट का एग्ज़ाम देने के बाद मान लो आपका एग्ज़ाम पास होता है, पास होते ही आपका कॉन्फिडेंस देखना इतना बढ़ जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा उससे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और ये स्ट्रैटेजीज़ तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन मेरा मन किया कि आज मैं अपने पॉइंट्स रखूँ। स्ट्रैटेजी भी बता दूँगी, शांति बनाए रखो। मुझे पता है आपको ऐसा हो रहा है कि मैम तो बहुत ज़्यादा बोले जा रही है, मैम तो बहुत सारी बातें किए जा रही है ना? अपने फालतू के ज्ञान हमको दे रही है। लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बता रही है। स्ट्रैटेजी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता रखी है। स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारे लोग भी बता देते हैं, है ना? और मैं भी बता दूँगी। तो शांति बनाए रखो थोड़ी-सी, और थोड़ी-सी बातें भी सुन लो, क्योंकि बातें जो हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहीं न कहीं किसी न किसी के दिमाग में कोई न कोई बात अगर फिट हो जाती है, और उस वज़ह से वो पढ़ने लगता है, तो वो कितनी अच्छी बात है। कहीं न कहीं मेरे दिमाग में भी किसी टीचर की बात फिट हुई होगी, तभी मैंने पढ़ाई की होगी, तभी मेरे अंदर पढ़ने की इतनी लगन पैदा हुई होगी, है ना? अगर मान लो आज मैं ना पढ़ी होती, ना मेरे पास जॉब होती, तो एक जो जॉब सिक्योरिटी होती है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो अगर मैं अब स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ, स्ट्रैटेजी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। एग्ज़ाम शायद आपका 10 दिन, जनवरी में 4 तारीख को आपके फॉर्म फिलिंग खत्म होगी, उसके 10 दिन के बाद ही शायद आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इस बार बहुत जल्दी प्रोसेस जो है स्टेट का वो किया जा रहा है, मतलब बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अदरवाइज़ 1 महीने का टाइम आई थिंक आपको ज़रूर मिलता था स्टेट की प्रिपरेशन करने में। इस बार आपको बहुत कम टाइम मिला है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, उनको एक बार एनालाइज जरूर कर लेंगे, क्योंकि एचटेट का पैटर्न हमेशा प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है। आप पिछले जितने भी पेपर उठाकर देखें, 8 साल के, 10 साल के जितने पेपर उठाकर देख लें, मतलब आप पिछले 5 साल के भी देख लें, तो वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता था या क्या रहा था।
2018, 2019, 20, 21 यहाँ इस ईयर से देखना स्टार्ट कर दें, आपको आइडिया होगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो ये आपका मेन रहता है। और जैसे एनसीईआरटीज़ आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो एनसीईआरटीज़ आपको ज़रूर पढ़नी है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम एनसीईआरटी ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े? मैं तो प्रेफ़र करूँगी ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटीज़ में ज़्यादा सिलेबस रहता है ना? और कई बार ना उन पुराने चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन्स आ जाते हैं, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं, उनमें सिलेबस को कम कर दिया गया है। और कई बार एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ के चैप्टर में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। सीडीपी के लिए आपको मेरी चैनल पर ही मैराथन क्लास मिल जाएगी। मेरी मैराथन क्लास में पिछली बार बच्चों ने बहुत सारी ये क्लास देखी थी और इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर कोई अच्छे से वो मैराथन क्लास भी देख लेता है और प्लेलिस्ट बना रखी है, रोज की एक प्लेलिस्ट में से 2 वीडियो भी देख लोगे तो भी इजीली हर चीज समझ में आ जाएगी। जिसको सीडीपी जीरो भी सीडीपी नहीं आती होगी उसको भी समझ में आ जाएगी। इतनी बेसिक और इतनी ईजी भाषा में मैंने सीडीपी समझा रखी है। और इसके अलावा मान लो अगर आप किसी और से पढ़ना चाहते हो, मुझसे नहीं पढ़ना चाहते हो, तो बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे तो सीडीपी लिखकर सर्च करेंगे, बहुत सारे चैनल आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की, हिंदी इंग्लिश के लिए आपके प्रीवियस ईयर्स ही सही रहने वाले हैं, उनको आप कर लीजिएगा। उसमें ज़्यादा माथा खपाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करने की नीड है। आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा करना है। हरियाणा जी की भी मैंने करा रखी है, मेरे खुद के नोट्स में से कराई हुई है और वही नोट्स मैंने पढ़े हुए हैं। तो और कुछ 1-2 जो क्वेश्चन है वो हरियाणा के करंट अफेयर से भी पढ़ लेना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जरूर करंट अफेयर का इसमें आता है। 10 नंबर की हरियाणा जी की आती है और 2 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर आती है, 8 मार्क्स की आपकी हरियाणा जी की आती है। ठीक है, तो वो आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। तो यही सब जो सिलेबस रहता है, जो मेन सिलेबस रहता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है, यानी कि और वो तो उसकी हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होगी। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी अलग रहती थी। मैं लिख लिख कर पढ़ती थी, यानी कि अपना टारगेट बनाया, दीवार पे चिपकाया, मतलब एग्जाम तक का टारगेट बना देती थी और उसको दीवार पे चिपका के और डे वाइज काउंट करती थी कि आज इस दिन में इतना सिलेबस कर दिया। और मैं पढ़ती रहती थी जब तक मेरा मन नहीं, वो ऐसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि भाई मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए, या तो अब तो रात हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब कि जब तक मुझे ये नहीं होता था कि आज के लिए मैंने सफिशिएंट पढ़ लिया है, या मैं बिल्कुल ये हो गया कि मतलब अब तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक मैं पढ़ती रहती थी। ये नहीं था कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम 2 घंटे पढ़े, हम 5 घंटे पढ़े, आप कितने घंटे पढ़ते थे, आप दिन में पढ़ते थे, आप रात को पढ़ते थे। ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस जो है बच्चे पूछते रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो आपको अपने लेवल पे पढ़ के देखना है। मान लो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सुबह-सुबह उठ के पढ़ना पसंद होता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें रात-रात तक जागकर पढ़ना पसंद होता है। मैं तो रात में पढ़ती थी, मैं दिन में पढ़ती थी, बट मैं सुबह उठकर कभी नहीं पढ़ सकती थी। और मैं पढ़ती थी पूरा दिन पढ़ती थी, रात-रात तक पढ़ती थी, बट मैं सुबह उठकर नहीं पढ़ सकती थी। तो हर किसी का अपना-अपना अलग-अलग लेवल होता है, कोई किसी भी तरीके से पढ़ सकता है, दिन में पढ़ो, रात को पढ़ो, बस आपका कम्फर्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है? और कितने घंटे पढ़ना है तब तक पढ़ते रहो, जब तक आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होता कि मैंने इतना पढ़ा है। और पढ़ने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हम पढ़ने के बाद क्या करते हैं? फ़ोन लेके रील्स देखने लग जाते हैं, है ना? हमें पढ़ने के बाद क्या करना है? फ़ोन को साइड में रख देना है और अपने माइंड में उन चीज़ों को रिकॉल करना है कि हमने क्या-क्या पढ़ा है। मान लो आपने एनसीईआरटी में से एक चैप्टर पढ़ा, उसको मान लो अगर आप लेटे हो, रिलैक्स हो, पर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में वो चैप्टर चलते रहना चाहिए कि इस चैप्टर की समरी ये थी, इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैंने ये पढ़ा, फिर ग्रामर में मैंने ये पढ़ा, है ना? इस तरीके से आपका माइंड जो है वो काम करते रहना चाहिए। सोते हुए भी आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमने चाहिए, तब जाकर कहीं कोई पेपर पास होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम आप तो एस्टेड को यूपीएससी बना रहे हो। मतलब इस तरीके का अगर आपका प्रोसेस है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि यूपीएससी ही हो तभी आपका माइंड इस तरीके से काम करे। अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करने के लिए आपके दिमाग में वो सब चलते रहना चाहिए, आपका ध्यान उस दिशा में होना चाहिए, तभी कहीं जाकर कोई एक पेपर पास होता है। और ये बात सिर्फ वो इंसान जान सकता है जो इन चीजों से निकला है। अगर मान लो किसी ने एक पेपर देके पास कर दिया हो, वो इन चीजों को कभी नहीं समझ सकता। इस चीजों को समझने के लिए वो इंसान समझेगा आपकी इन बातों को जो बहुत बार एग्जाम में फेल हुआ है, जिसने बहुत बार एग्जाम दिए हैं। वो अपनी जो फेलियर है उनसे ये बातें सीखता है। तो आपको भी ये सीख लेनी है, पहली बारी में ही पास कर देना है। ये मत समझना कि हमें फेल होना है और एक्सपीरियंस लेना है। ये तो चलो किस्मत की बात होती है, कभी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है, किसी का बहुत सारे अटेम्प्ट में पास होता है, लास्ट में
दुनिया रिजल्ट देखती है ना? आपको भी पता है कि लास्ट में हर कोई रिजल्ट देखता है। आपने कितने प्रयास किए, कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत की, वो सब कोई नहीं देखता। है ना? तो बस मेरा यही कहना था आपको कि आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मन किया आपसे बात करने का। और मेरा हर बार जब भी एस्टेट का फॉर्म फिल होता है, मतलब एस्टेट के फॉर्म आते हैं, मेरा आपसे बात करने का हमेशा मन करता है, आपको मोटिवेट करने का मन करता है। बस मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा वो जुनून ही नहीं रहा, पता नहीं अंदर से, और ये कुछ टाइम की कमी हो जाती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। इसलिए और मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ कमी तो आ ही जाती है ना? जब हम कोई एक काम कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान बस उसी काम पर रहते जाता है और दूसरा काम हटते जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरा मन किया आपसे बात करने का, तभी मैंने आज आपके लिए एक वीडियो बनाई है और आपको एक छोटा-सा प्यारा-सा मैसेज दिया है कि बस आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के टाइम में जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अपने आस-पास भी जो भी आपको दिखे, बस उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, हमारे लिए जो जॉब होती है वो सबसे बड़ी बात होती है। हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए, है ना, जो हम पर बातें करते हैं, जो भी है, वो आपके लिए भी मतलब कोई ना कोई होगा, है ना, जो चाहता होगा कि आप सक्सेसफुल हो। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि आप सक्सेसफुल ना हो। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको कहेंगे कि हमें तो पता था, तो तुम तो बहुत पढ़ते थे, तुम्हारा पेपर तो जरूर पास होना था। और जब आप पढ़ते होगे तब आपको कहेंगे कि तूने तो इतने टाइम में क्या किया है, तुझसे तो एक एग्जाम भी पास नहीं हुआ। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। आपको किसी की बात भी नहीं सुननी है, जो तारीफ करता है उसकी भी नहीं और जो बुराई करता है उसकी भी नहीं। बस आपको अपने अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मुझे जॉब लगना ही लगना है, चाहे मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, मुझे पढ़ना है। क्योंकि हमारे लिए जॉब जो होती है, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जॉब जो है वो एकदम वरदान की तरह होती है। इससे हमारी जो मतलब हम खुद भी इंप्रूव करते हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स भी चेंज हो जाती हैं। इसलिए पढ़ना आपका ज़रूरी होता है। ठीक है? आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें कर दी है मैंने, शायद कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे। सबको लगा होगा कि मैम ने तो बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर दी, पर ऐसा नहीं है। बस मुझे आपको बताना था, मेरा दिल किया आपको बताने का, मेरा मन किया आपसे बातें करने का, तो फिर मैं आ गई। ठीक है? और आगे भी अगर मेरा आपको मन करेगा आपको मोटिवेट करने का, तो मैं बिल्कुल करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी के साथ, किसी नेक्स्ट कोई भी आपका कुछ डाउट हो उनके साथ, उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू। धन्यवाद।